बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये आपका अपना भी है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से बात होगी। एक तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्तसरन कि अफ़गानिस्तान के जो शहरी यहाँ पर रह रहे थे पाकिस्तान में, उनकी वापसी के हवाले से एक ख़बर है कि वो जो POR कार्ड होल्डर्स थे, उनकी यहाँ पे जो क़याम है पाकिस्तान में उनका, वो क़याम मज़ीद 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ाने का फ़ैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान ने। मज़ीद 3 महीने की मोहलत मिली है अफ़गान महाजरीन को, और इस हवाले से समरी बाकायदा मूव हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान सिर्फ बाकी है। आज की वीडियो में तफ़सीलन हम बात करेंगे ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के हवाले से, और ये इंतहाई एक अहम दौरा है। और इसी दौरे के दौरान जो पाकिस्तान और ईरान के हुक्काम की मुलाकात हुई है, उसमें यह फ़ैसला किया गया है कि दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, जो पाकिस्तान को मतलूब हैं और जो ईरान को मतलूब हैं, उन पर पाबंदी आयद की जाए। साथ साथ जो गज़ा के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें हैं, पाक ईरान सदूर ने ये इत्तेफ़ाक किया है कि ये कोशिशें जो हैं ये तेज़ होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल जो है ये ख़ासी तशवीशनाक है। ख़ुसूसन डेर इस्माइल ख़ान में पहले एक वाक़या हुआ, 5 कस्टम एहलकारों को कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, और इसी तरह 3 मज़ीद कस्टम एहलकारों को एक दूसरे वाक़े में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और ईरान का जो मामला है वो ख़ासा दिलचस्प भी है और ख़ासा इस हवाले से ज़िक्र भी होता है। लेकिन एक ख़बर जो मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताई थी कि जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हिब्बतुल्लाह, इनके करीबी साथी मुल्ला मोहम्मद उमर जान अख़ुंज़ादा को कत्ल किया गया था क्वेटा में, उस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात आई हैं और वो मज़ीद तफ़सीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले अगर ईरान के सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, इंतहाई ये अहम दौरा इसलिए है कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक तो इत्तेहादी है अमेरिका का, दूसरा ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ हैं। जब हम सऊदी अरब और ईरान के तनाज़े के हवाले से बात करते हैं तो फिर एक कोशिश रही पाकिस्तान की कि ये तनाज़ा जो है ये हल हो। इसमें चीन ने भी अपना किरदार अदा किया। दूसरा, जब हम इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा देखते हैं और फिर इसराइल और ईरान का तनाज़ा देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे हवालों से हम कहते हैं कि इस वक्त ईरान की जो भी हरकत है, ईरान की जो भी उसका जो भी मूव है, उस हवाले से दुनिया की नज़रें हैं ईरान के ऊपर, ईरानी सदर के ऊपर, ईरानी सुप्रीम लीडर के ऊपर आयतुल्लाह ख़ामनेई। और ईरान के सदर का इन दिनों में पाकिस्तान आना इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान एक तने हुए रस्से पर खड़ा है, और ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से फिर कहा जाता है बहुत तशवीश सफारती हलकों में इस हवाले से एक तो बेचैनी पैदा हो गई थी 2-3 दिन पहले, जब अमेरिका ने इशारा दिया कि जी आपके ऊपर उसी तरीके से पाबंदियाँ लग सकती हैं कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं। वो 4 कंपनियाँ, आलमी कंपनियाँ जो पाकिस्तान के साथ लेन देन कर रही थीं, जहाँ से पाकिस्तान के पास पुर्ज़े आते थे, आलात आते थे, और उसका इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आप ये आलात और पुर्ज़े जो है ये आप अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन 4 कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने बराह रास्त पाबंदी आयद कर दी। हवाला दिया पाकिस्तान का, और इनमें एक तो बेलारूस की कंपनी, जिस तरीके से मैं पिछली वीडियो में तफसीलन आपको बता चुका हूँ, और 3 कंपनियाँ जो थीं वो चीन की कंपनियाँ थीं, और इससे पहले भी चीन की 3 कंपनियों पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। माहिरीन, मुबस्सिरीन, तज्ज़िया निगार कहते हैं कि ये एक तो बराह रास्त ये पाबंदियाँ जो थीं ये चीन के ऊपर लगी हैं या बेलारूस के ऊपर लगी हैं। तो पाकिस्तान को इशारा दिया गया है, और बिल्कुल 2-3 दिन पहले जब ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे थे, उससे 2-3 दिन पहले इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। तो ये जो इब्राहिम रईसी साहब आए हैं, इनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई है, और इसमें एक तो सबसे अहम जो नुक्ता है इन सारी मुलाकातों का, जिस हवाले से बहुत ज़्यादा खुल के अभी मीडिया में चीज़ नहीं आ रही, वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा है। और ये मंसूबा अमेरिका बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कह चुका है कि हमें ये मंसूबा पसंद नहीं है, क्योंकि ईरान पर पाबंदियाँ हैं, और अमेरिका हमारा ऐसा दोस्त है कि जिस मंसूबे के ज़रिए हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो सकते हैं, अमेरिका उस मंसूबे के हवाले से कहता है कि हमें ये मंसूबा पसंद नहीं है। एक तो जब आप पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के तनाज़ुर में बात करते हैं, तो हालिया कुछ महीनों में जनवरी में आपको याद है कि ईरान ने मिसाइल दागे थे पंजगूर में, बलूचिस्तान की हदूद में, और यहाँ पर कहा गया कि जी जो एक तंजीम है जो मतलूब है ईरान को, उसके ठिकाने को निशाना बनाया गया। फिर वो ताल्लुकात बड़े तल्ख़ हुए।
پاکستان نے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ایران کو جواب دے دیا تھا میزائل داغ کے اس کی حدود میں، اور ایران کے جو سفیر تھے اس کو واپس بھیجا گیا، اور جو ایران میں پاکستانی سفیر تھے اس کو واپس آنے کو کہا گیا، لیکن دنوں میں یہ مسائل حل ہوئے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پہلے ایک ٹیلی فونک رابطہ کیا، اس کے بعد وہ دوڑے دوڑے پاکستان آئے، اور یہ حالات جو ہیں یہ توقعات کے برعکس، خدشات کے برعکس بہت جلد نارمل ہو گئے۔ پھر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو دعوت دی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور کا یہ منصوبہ ہے جب شروع کیا گیا تھا پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ، تو اس منصوبے کو ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری آگے بڑھانا چاہیں گے۔ لیکن یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں 8 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پاکستان اور ایران کے مابین جو تجارتی حجم ہے، یہ ایران کے صدر نے کہا یہ ناقابل قبول ہے، اس کو بڑھانا چاہیے، اس کو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگلے 5 سالوں کے دوران۔ یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے جب ہم پاکستان اور ایران کے خصوصاً معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر احمد وحیدی اور ایرانی وزیر قانون امین حسین رحیمی کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں سیکیورٹی تعاون، انسداد دہشت گردی، اسمگلنگ، بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اس ملاقات میں پاکستانی زائرین کے لیے سہولیات اور قیدیوں کے تبادلے سمیت مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، پاکستانی قوم ایرانی صدر اور ان کے وفد کا پاکستان آمد پر بھرپور خیر مقدم کرتی ہے۔ اس حوالے سے یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ ان پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں ایک دوسرے کے حدود کے اندر جا کے میزائل داغے گئے بغیر کسی انٹیلیجنس شیئرنگ کے، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھا جائے گا، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ایک دوسرے کو مطلوب جو تنظیمیں ہیں ان کا قلع کما کیا جا سکے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے سید ابراہیم رئیسی صاحب کی، اور یہ ایوان صدر میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایرانی ہم منصب کا ایوان صدر آمد پر استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جو اہم علاقائی صورتحال ہے اور عالمی سطح پر جو پیش رفت ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا، اور صدر آصف علی زرداری نے غزہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی، اور غزہ کے عوام کے خلاف اسرائیل کی فوجی جارحیت کی مذمت کی۔ صدر مملکت نے کہا اس موقع پر کہ پاکستان فلسطینی کاز کی مستقل اور واضح حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں صدور نے غزہ کے عوام پر اسرائیلی جبر کے خاتمے، انسانی امداد میں اضافے کے لیے بین الاقوامی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ مذہب، ثقافت اور تاریخ پر مبنی قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ایران تعلقات کو دونوں برادر ممالک کے باہمی مفاد میں مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صدر مملکت کے ساتھ ملاقات کی تفصیل تھی، اور اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن کی، تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان امریکی مخالفت مول لے کر یہ منصوبہ کمپلیٹ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں اتنی جرت ہے؟ کیا پاکستان عملی طور پر قدم آگے بڑھا سکتا ہے ایران کے ساتھ مل کر؟ جو مشترکہ ثقافتی جو اقتصادی زون بنانے کی بات کی گئی ہے اور تجارت کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، اس میں اسمگلنگ کے معاملات بھی آتے ہیں، اور اسمگلنگ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے ایرانی تیل جو آتا ہے اس کی اسمگلنگ ہوتی ہے، اس میں ہماری جو سول اور ملٹری بیوروکریسی کے لوگ ہیں یہ ملوث ہیں، یہ ایک بہت بڑا مافیا اس میں ملوث ہے۔ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس حوالے سے پاکستان اور ایران چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے، کیونکہ اگر اس کو ایک باقاعدہ بنایا جائے گا اس سلسلے کو، تو ظاہر ہے کہ عالمی نظریں، امریکی نظریں اس سارے سلسلے کے اوپر آئیں گی، اور یہ صورتحال جو ہے یہ پھر خراب بھی ہو سکتی ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ خبر ہے کہ طالبان کے جو امیر ہیں ملا ہبت اللہ، ان کے قریبی ساتھی کوئٹہ میں قتل کیے گئے، اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور ایک تفصیل تو یہ ہے کہ یہ کوئٹہ میں قتل کیے گئے، 13 سال سے یہ مقیم تھے کوئٹہ میں، اور ان کی جو تدفین ہوئی ہے یہ افغانستان کے صوبہ زابل میں ہوئی ہے، اور یہ باقاعدہ میڈیا میں اس چیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ملا محمد عمر جان اخونزادہ کی میت جو ہے یہ ان کے اہل خانہ نے منتقل کی افغانستان، اور یہ 13 سال سے کہتے ہیں کہ کوئٹہ کا مضافات کا ایک علاقہ ہے نواں کلی،
यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। और ये भी बताया जाता है कि वो अपने वालिद की जगह इस मस्जिद में पेश इमाम थे और उनकी उम्र 55 साल थी। उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी था। और ये यहाँ पे एक इलाके में उनका एक मलकियती घर भी था। इस कत्ल के हवाले से या मुल्ला मोहम्मद उमर जान अख़ुंज़ादा के कत्ल के हवाले से सबसे पहली ख़बर जो दी थी वो तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दी थी। इस बात की तस्दीक की थी कि मुल्ला मोहम्मद उमर जान अख़ुंज़ादा को कत्ल किया गया है। वो इंतहाई सीनियर मजहबी स्कॉलर थे, आलिम दीन थे और उन्होंने कंदहार में तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम मदरसे में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए थे और वो अफ़गान तालिबान की निगरान कमेटी के रुकन भी थे। दारुल फतावा जहाँ से फतवे जारी किए जाते हैं उसके रुकन भी थे। इंतहाई अहमियत की हामिल शख्सियत और उसका पाकिस्तान में कत्ल होना ज़ाहिर है कि इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन क्वेटा पुलिस के हवाले से अब बताया गया है कि उन्होंने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। और ये देखा जा रहा है कि और ये भी बताया गया है कि क्वेटा पुलिस को, क्वेटा की इंतज़ामिया को या सूबाई हुकूमत को या हुकूमत पाकिस्तान को ये इल्म ही नहीं था कि ये जो मौलवी मोहम्मद उमर जान अख़ुंज़ादा साहब हैं इनका कोई ना कोई ताल्लुक़ अफ़गान तालिबान के साथ भी है। इस हवाले से कोई आगाही यहाँ के हुकाम को नहीं थी और ये अब कहा जा रहा है कि मज़ीद इस हवाले से तहकीकात जो हैं वो की जा रही हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि किस तरीके से अफ़गान तालिबान के अहम रहनुमा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर पाकिस्तान में मुकीम थे और यहाँ पर रह रहे थे। तो ये इस हवाले से ताज़ा अपडेट थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ ज़रूर ये शेयर होनी चाहिए। और अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि मज़ीद 3 महीने उनको मोहलत मिल रही है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। ये उन अफ़गान मुहाजिरीन के लिए एक अच्छी खबर है कि जो तशवीश में मुब्तला हैं, कि जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि दूसरे मरहले में कानूनी दस्तावेज़ात रखने वाले जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको वापस भेजा जाएगा। एक मुख्तसर बात करते हैं मोदी के हवाले से। भारत की जो इस वक्त इंतखाबी कैंपेन है उसमें भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान खुल्लम खुला मुसलमान अक़लियत को निशाना बनाया है। और ये आपको पता है कि भारत जो है सेकुलरिज़म का दावेदार है और यहाँ पर मोदी की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करना, मुसलमानों को निशाना बनाना, ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है भारतीय मुसलमानों के लिए। और इस हवाले से एक जलसा हुआ राजस्थान में जहाँ पे मोदी ने ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की साबका हुकूमत का कहना था कि कौमी दौलत पर मुसलमानों का पहला हक़ है, यानी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कांग्रेस की हुकूमत को। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जीत गई ये उन लोगों में तकसीम कर दी जाएगी जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, ये मुसलमानों की तरफ इशारा है। ये दौलत घुसपैठियों में तकसीम कर दी जाएगी। मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिया कहा है। क्या आप समझते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई इन घुसपैठियों में तकसीम कर देनी चाहिए? क्या आपको ये कबूल है? ये मोदी ने सवाल पूछा है अपने उस जलसे के हाज़रीन से। ये अल्फाज और ये जो तकरीर थी ये बराह रास्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी और माहिरीन और मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि ये पिछली कई दहाइयों में जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए हैं ये सबसे बदतरीन एक तकरीर थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़, भारत के अंदर एक ऐसे सियासतदान के ख़िलाफ़ जो कि तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और जिनकी कामयाबी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से भारतीय मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है और अखंड भारत का जो एक मंसूबा है वो ज़ाहिर है कि उसका नक्शा भी भारतीय पार्लियामेंट में आमेज़ा किया गया है। इसी हवाले से एक तफसीली प्रोग्राम भी किया हामिद मीर साहब ने। और दूसरी तरफ एक ग्रेटर अफ़गानिस्तान का नक्शा शेयर किया है जनरल मुबीन ने। ख़ुद साख्ता जनरल मुबीन साहब जो हैं ये अफ़गानिस्तान के सोशल मीडिया के स्टार हैं। उन्होंने अपनी ट्विटर पर एक्स के ऊपर एक नक्शा शेयर किया है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को अफ़गानिस्तान का हिस्सा ज़ाहिर किया गया। तो वो ये अगर आप देखें एक तरफ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ ये मामला चल रहे हैं, ड्यूरल लाइन की बात की जा रही है, पाक अफ़गान सरहद को फ़र्ज़ी लकीर का नाम दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप भारत के अज़ाइम देखें तो उन्होंने नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अपने नक्शे में ज़ाहिर किया है और अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया जो है वो उसके के लिए पुरज़म है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार हो सकता है, ये सारे ममालिक जो हैं जो अखंड भारत के नक्शे में ज़ाहिर किए गए हैं ये अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया।